हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आज हम लोग केंद्र राज्य संबंध को देखेंगे। अगर अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग देखने जा रहे हैं केंद्र राज्य संबंध। मतलब आप लोग समझते होंगे अच्छी तरीके से, संघ यानी केंद्र और राज्य। भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ होने के नाते राज्य और संघ में अक्सर कुछ कंट्राडिक्शन उत्पन्न होते रहते हैं। चूंकि जैसा पॉलिटिकल आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, जिस तरह से सेंट्रल में प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मंत्री परिषद होता है, हर राज्य में भी राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होता है, यहाँ विधानसभा है, वहाँ संसद है। तो दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस ढंग से हो और किस तरह से सामंजस्य बनाया जाए कि सब कुछ सही ढंग से चले। अब यहाँ पर कई मैटर एक साथ आते हैं कि संघ अगर कमजोर पड़ता है तो अखंडता खतरे में पड़ती है। संघ अगर जरूरत से ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो विभिन्न राज्यों के बीच में सामंजस्य या जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। और संघ जो है इसके लिए प्रयासरत रहता है कि पूरे देश को एक साथ लेकर के चलने के लिए, और संघ और राज्यों के बीच में जो सामंजस्य है वो हमेशा बना हुआ रहे, ताकि देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रहते भर में प्रत्येक राज्य का सही से विकास हो। अगर सभी राज्यों का सही विकास अगर नहीं हो पाएगा तो हमारा देश भी उस स्पीड से विकास नहीं कर पाएगा। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि भारत की जो स्ट्रक्चर बनाया गया है उसमें संघ काफी शक्तिशाली बनाया गया है। अगर कुछ मायने में देखा जाए तो ये सही भी है, संघ को शक्तिशाली होना भी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में कुछ कंट्राडिक्शन उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर भारत में जैसा कि पता है कि एकल नागरिकता है और राज्यों के अलग से नागरिकता नहीं होते हैं। हर भारतीय के लिए सिर्फ एक ही नागरिकता पाई जाती है। संसाधनों पर केंद्र का अधिक अधिकार है। यहाँ आप देखेंगे कि अधिकतर संसाधन जो है केंद्र में निहित है, और राज्यों के लिए संसाधनों के लिए हर एक अमाउंट के लिए, राशि के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए केंद्र पर आश्रित होना पड़ता है। और केंद्र पर आश्रित होने के कारण इसका बंटवारे का फॉर्मूला भी लागू होता है। जितने तरह के टैक्सेस होते हैं, चाहे वो कॉरपोरेशन टैक्स हो, चाहे फिर इनकम टैक्स हो, या फिर प्रोडक्शन हो, किसी भी चीज़ के मामले में हम लोग देखेंगे कि संसाधनों पर सारे संसाधन का अधिकांश हिस्सा केंद्र के जिम्मे जाता है और केंद्र राज्यों को देता है। यहाँ पर केंद्र की सुपरमेसी होती है और केंद्र काफ़ी शक्तिशाली होता है। कंट्राडिक्शन भी उत्पन्न होता है। सभी राज्यों को अगर सही अनुपात में न मिले या जहाँ जरूरत के हिसाब से न मिले तो प्रॉब्लम होती है। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति पर भी हमेशा कंट्राडिक्शन होता है। राज्यों में राज्यपाल की स्थिति होती है कि राज्यपाल पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। कहने को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और जब चाहे जब हटा भी सकते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, साथ ही जब इच्छा हो जब ट्रांसफर कर सकते हैं, जब इच्छा हो जब हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति हो कि राज्यपाल जो हैं वो केंद्र के एक एजेंट के रूप में राज्यों में काम कर रहे हैं। तो ये स्थिति भी कुछ संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण भी हमेशा दुविधा की स्थिति होती है। अवशिष्ट विषय सभी केंद्र में निहित हैं। जैसा कि आपको पता है कि अवशिष्ट विषय जो हैं
संघ सूची और राज्य सूची के अलावे जितने भी अपशिष्ट विषय हैं वो सब केंद्र में निहित होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण केंद्र का अप्रत्यक्ष रूप से कहिए या प्रत्यक्ष रूप से कहिए सारे देश पर उसका कंट्रोलिंग होता है। राज्यों की जो शक्ति है वो सीमित हो जाती है। यहाँ पर आर्टिकल 356 का दुरुपयोग ये भी एक मायने रखता है कि कानून व्यवस्था संवैधानिक समस्या अगर उत्पन्न होती है तो केंद्र को अधिकार है कि वो 355 और 356 के तहत वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो बर्खास्त हो जाते हैं और ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुछ कंट्राडिक्शन के ये पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स है कंट्राडिक्शन के, जिसके कारण कई समितियों का गठन किया गया ताकि समितियां जो है सही सुझाव दे और इस पर आगे की रणनीति तैयार किया जाए, ताकि केंद्र राज्य के बीच में टकराव न हो करके एक साझा रणनीति बने जो देश के विकास को आगे ले जाए। गठित समिति में सबसे पहला जो समिति थी, 4 समितियां अब तक गठित हुई है। 4 समितियों में शीतलवाड़ समिति 1966 में, इसके अध्यक्ष MC शीतलवाड़ थे। इनका सुझाव था कि संविधान संशोधन किए बिना राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने का सुझाव था। ये राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करना चाहिए, स्वेच्छा से काम करने देना चाहिए, लेकिन बिना संविधान संशोधन के। दूसरा आया राजमन्नार समिति, जो 22 सितंबर 1969 को ये तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित था। इसने भी कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव दिए। इनका पहला था अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देना चाहिए या राज्यों को दे देना चाहिए। जो भी अवशिष्ट विषय हैं वो राज्यों के अधीन होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद सभी राज्य के प्रतिनिधि जिसमें बैठ करके और देश की समस्याएं, संसाधनों का बंटवारा, हर चीज पर अपना राय दे सकें और एक सही निष्कर्ष निकल सके। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। ये राजमन्नार समिति का रिपोर्ट था। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका काफी कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ और काफी नाम भी है, तीसरा जो था सरकारिया आयोग। ये 23 मार्च 1983 को आया था। रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इनका नाम सरकारिया आयोग पड़ा। इनका सुझाव काफी विस्तृत था, समूचा तो देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। जैसे इनका सुझाव था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भी किया गया है। राज्य सूची के कानूनों में संशोधन का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। राज्य सूची के जितने भी विषय हैं इसमें संशोधन का अधिकार केवल राज्यों को होना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव था। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून लागू होता है, राज्य का निरस्त हो जाता है। लेकिन अगर एक ही कानून बनाते हैं तो वो केंद्र का प्रभावी माना जाता है। इनका कहना है कि नहीं, समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श ले लेनी चाहिए। निगम कर, आय कर, उत्पादन कर के बंटवारे से संबंधित भी इन्होंने सुझाव दिया, फॉर्मूला लगाया और अभी उसी फॉर्मूले से मिलता जुलता अभी भी बंटवारा का प्रोविजन किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श आवश्यक हो तथा सामाजिक प्रशासनिक साख वाले व्यक्ति हों तथा राज्यपाल हटने के बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के अलावे कोई पद धारण न करें। राज्यपाल हमेशा से एक कंट्राडिक्शन वाला पोस्ट रहा है, क्योंकि ये स्थिति और तब विकट हो जाती है जब राज्यों में किसी अदर पार्टी की सरकार हो और केंद्र में कोई अदर पार्टी की सरकार हो, तो वैसी स्थिति में कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है। लेकिन केंद्र उस पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है और राज्यपाल चूंकि केंद्र के एजेंट ही होते हैं,
कहने को हैं लेकिन ऑटोनोमस होते नहीं हैं, क्योंकि केंद्र ही द्वारा नियुक्त और उनका पूरी तरह से नियंत्रित होते हैं। इसीलिए कहा गया कि नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री से परामर्श करके ही की जानी चाहिए तथा सामाजिक और प्रशासनिक साख वाले व्यक्ति होनी चाहिए। क्या राज्यपाल हटने के बाद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अलावा कोई पद धारण न करें, ताकि उन पर जो दबाव है वो कम हो सके। उसके बाद अधिकारों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग तथा अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये सब संस्था ऐसे हैं जो राज्यों के साथ संबंध बनाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन संस्थाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। ये था सरकारिया आयोग का रिपोर्ट। इसके बाद चौथा जो गठित हुआ अप्रैल 2007 में, पुंछी आयोग। इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी थे। मदन मोहन पुंछी ने भी बहुत ही विस्तृत दिया है, लेकिन सभी संभव नहीं है। लेकिन कुछ इन्होंने जो इंगित किया वो बहुत मायने रख रहा था कि आर्टिकल 355 तथा 356 पर विचार किया जाना चाहिए। आर्टिकल 355 और 356 ये दोनों पर विचार किया जाना चाहिए, जो संघ को जब चाहे तब राज्य के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने की शक्ति देता है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि राज्यपाल को जब चाहे जब केंद्र हटा सकता है, जिसके कारण राज्यपाल केंद्र से बाहर हो ही नहीं सकते। इसलिए वैसी स्थिति में कि एक बार राज्यपाल की नियुक्ति के बाद राज्यपाल अपने स्वायत्तता के साथ काम कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि उनको हटाने के लिए, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, ताकि हटाना आसान न हो और वे स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में 4 समितियां गठित हुई, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलाव नहीं हो सका है। केंद्र अभी भी उतनी ही शक्तिशाली है और राज्यों की स्थिति अभी भी दयनीय है केंद्र के सामने। और खास करके जब दोनों में अपोजिशन की सरकार होती है तो स्थिति और भी ज़्यादा कंट्राडिक्शन उत्पन्न करता है। केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार, राज्यों में किसी दूसरे पार्टी की सरकार। हमेशा से वहाँ पर ये आरोप लगाया जाता है कि वो एक तरफा काम कर रहे हैं, सही ढंग से राज्यों के विकास में योगदान नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है संसाधनों का बंटवारा। संसाधन चूंकि केंद्र में ही सब निहित हैं, 90% संसाधन वो केंद्र में निहित है, 10% राज्यों के ऊपर ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं, इसमें अभी और भी सुधार की जरूरत है। केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि किसी तरह की दुविधा न रहे। चलिए, अभी तक के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको मिलेगा, खास करके समितियों के बारे में, गठन के बारे में, डेट के बारे में, ये सबसे जुड़ा हुआ सवाल जरूर होता है। आगे आप हमेशा से इस पर फोकस रखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में भी केंद्र राज्य संबंधों पर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूरी तरह से केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर में भी रहता है। इस पर भी आप ध्यान देंगे। थैंक यू।